परीक्षा के काम से, और वो चाहते हैं कि एक व्याख्यान भी हो जाए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। जब भी हम परीक्षा का काम करवाते हैं तो हम साथ में ही एक गतिविधि के तौर पे और एक छात्र और विद्वान के बीच में इंटरेक्शन के तौर पे, खासकर जो युवा विद्वान आपके समक्ष आते हैं उनसे हम चाहते हैं कि आप सब उनसे मिलें, उनसे वार्तालाप करें और उनके ज्ञान का पूरा लाभ आप उठाएं। तो बहुत ही हृदय से आपका स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम को मैं आरंभ घोषित करती हूँ। इसी बीच में हमारी सुरक्षा जयराम जी को आमंत्रित करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, सर के पूर्व विद्यार्थी जयराम जी रहे हैं, तो हम लोगों से ज़्यादा सर के बारे में जयराम जी आपको बता सकते हैं। अकादमिक रूप से हम अध्ययन करते हैं, लेकिन एक पारस्परिक संवाद की जो स्थिति होती है वो स्थिति महत्वपूर्ण होती है। और किसी अध्यापक के बारे में अगर उसका वास्तविक परिचय हमें जानना हो तो विद्यार्थी से ज़्यादा उपयुक्त व्यक्ति कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए अब जयराम जी आमंत्रित हैं कि वो संक्षेप में सर के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। सभा में उपस्थित हमारे प्रिय गुरुजन एवं हमारे मित्र, मेरा प्रणाम। जैसे कि सर ने बताया कि आशुतोष सर से हमारा मुझे आशुतोष सर से एमए से ही मुलाकात है, और हमें एमए में उन्होंने जो है मीरा के पद पढ़ाते थे। और सच में ऐसा लगता था जैसे कि मीरा के पद वो पढ़ाते थे तो लगता था कि राजस्थान जो है हमारे सामने घूम रहा है। और मुझे उस समय सर जो है बहुत कम पढ़ाए थे, उन बीच दौरान वो फिर वो जो है छोड़ दिए वहाँ पर। तो सभी स्टूडेंट जो जितने भी हमारे जो सहपाठी थे हमारे साथ जो पढ़ रहे थे, सभी चाह रहे थे कि सर जो है आएँ और पढ़ाएं। लेकिन उन बीच दौरान में मैं हमेशा जो है लगातार सर से कांटेक्ट में रहा, हमेशा फ़ोन करता रहा मैं। और मैं सच कहता हूँ कि मुझे जो पर्सनली जो भी समस्या उत्पन्न होती थी, मैं पहले जो है सर को मैं बताता था, सर मुझे इस तरह की समस्या है। ना केवल मैं पटना में पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में भी आज PhD कर रहा हूँ, तो इस दौरान में भी मुझे समस्या उत्पन्न होती है। तो मैं सर से हमेशा जो है राय लेते रहता हूँ, सर मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मुझे यहाँ पर समस्या हो रही है। और सर जो है निश्चित तौर पे वो हमेशा जो है हमारे लिए समय देते हैं और कहते हैं कि जयराम घबराओ मत, तुम हमेशा जो है परेशान हो जाते हो। और जो है PhD जो है 1-2 दिन का काम नहीं है, इसमें थोड़ा समय लगता है। तो आप जो है थोड़ा अच्छी तरह से पढ़िए, अध्ययन करिए। और आपको मैं बता रहा हूँ कि सर को मैंने सिर्फ एक बार बताया कि सर जो है मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत है, यहाँ पर जो है किताबें नहीं मिलती हैं। सर ने मुझे 6 से 7 किताबें तो ऐसे ही खुद अपने से पोस्ट करके उन्होंने भेज दिया। और दूसरी बात है, हमेशा आज मैं बता रहा हूँ सर को कि जब मुझे पता चला कि हमारे सर आ रहे हैं तो इसकी खुशी मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे दिल्ली में एग्ज़ाम था, मैं उस एग्ज़ाम को भी छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमारे सर आ रहे हैं। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात रही कि सर जो है आए। एक बात पर वो सर आ गए हैं यहाँ पर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। और एक तो मैं सोच भी रहा था कि सर आएँ और हमें मार्गदर्शन करें, और हमेशा मार्गदर्शन करते रहे हैं। और निश्चित तौर पे सर जो आज बताने जा रहे हैं वो हमेशा आप निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा, ये मैं मानता हूँ और मैं त्याग करती हूँ।
आशुतोष जी से निवेदन करूंगी कि अपने ठीक है। चाहिए तो ये चालू कर दो। रजनीश तुम देख लेना। आप सबों को नमस्कार। हिंदी विभाग पांडिचेरी विश्वविद्यालय की सम्माननीय अध्यक्षा अनुप्रिया मैम, यशवंत बाबू सर, प्रमोद जी, सुरेंद्रन जी, विभाग के छात्र, शोधार्थी, दूसरे विभागों से आए हुए छात्रगण, सबसे पहले ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि जब अपनी प्रशंसा होती है तो संकोच होने लगता है, और ऊपर वाला आशीर्वाद दे, आप लोग का आशीर्वाद रहे, कुछ सीखने का, कुछ करने का मौका जीवन में मिल जाए। मैं आभार, दिल से आभार हूँ, मैं ममनून हूँ आपका, आसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने एक मौका दिया अपने मुल्क के इस कोने को, इस खित्ते को देखने का, यहाँ की जिंदगी को थोड़ा सा जानने का, थोड़ा पहचानने का। पांडिचेरी है क्या, कैसे लोगों का शहर है, कितना साफ और सुंदर शहर है। तो विभाग के प्रति हृदय से आभार। हमने कहा था कि आप आइएगा जरूर, अंतिम समय में प्रोग्राम कुछ, तो आपका स्नेह था, आपने अवसर दिया, और ये आपका आदेश था कि कुछ बोल सकूं। कोशिश कर रहा हूं, कोई व्याख्यान नहीं है, महज जो विषय है प्रेमचंद का आरंभिक कथा साहित्य। प्रेमचंद एक ऐसे लेखक हैं जिन्हें हिंदी वाले, हिंदी से बाहर के लोग, जो अकादमिक दुनिया के लोग हैं और जो गैर अकादमिक दुनिया के लोग हैं, वे सभी पढ़ते लिखते आए, पढ़ते आए। प्रेमचंद मुक्तिबोध नहीं है, प्रेमचंद उदय प्रकाश नहीं है, प्रेमचंद निराला भी नहीं, प्रेमचंद प्रेमचंद। लोकप्रियता का आलम यह होता है प्रेमचंद का कि यदि आपने पढ़ा होगा मुक्तिबोध का लेख, मेरी माँ ने मुझे प्रेमचंद का भक्त बनाया, तो उनकी माँ की दृष्टि में उनके समय में बस दो ही लेखक थे। मुक्तिबोध की पृष्ठभूमि मराठी परिवार की थी, एक तो हिंदी के प्रेमचंद और दूसरे मराठी के हरिनारायण आपटे। बस हम याद करें कि ये दौर रहा होगा जो 35, 36, 40 का दौर। युवानंद मूर्ति 42 के आसपास बाहर चले गए थे, भारत से बाहर शिक्षा के लिए चले गए थे, और उन्होंने लिखा है कि मेरे जीवन पर जिस किताब में सबसे ज्यादा असर किया, सबसे ज्यादा प्रभाव डाला अपनी युवावस्था में और आज तक, वो किताब थी गोदान। आप समझे कि कन्नड़ का एक लेखक, एक युवा लेखक, जो लेखक अभी ढंग से बना भी नहीं है, वह 6 साल में एक ऐसी किताब को पढ़ रहा है और उस किताब के प्रभाव को अपने ताउम्र महसूस कर रहा है। तो ये उदाहरण सिर्फ मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि हम ये महसूस कर सके कि प्रेमचंद पर बात करने की जितनी सुविधाएं हैं हमारे पास, ये सुविधाएं हिंदी का कम से कम कोई दूसरा लेखक नहीं देता। मित्रों, प्रेमचंद को पढ़ते हुए बेहद मामूली छात्र के रूप में जो कुछ सीख पाया हूं, जो कुछ सीखने की प्रक्रिया में हूं, उनमें से कुछ बातें आपसे साझा करने की कोशिश करूंगा। और मैं अपनी बात मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट करके रखने की भी कोशिश करूंगा। पहला कि प्रेमचंद के आरंभिक लेखन का महत्व, दूसरा
कि प्रेमचंद के आरंभिक ही नहीं बल्कि समग्र लेखन के मूल्यांकन के लिए कुछ आवश्यक चीजें जो हम लोग छोड़ देते हैं। और तीसरा एक हिस्सा मैं लाऊंगा आपको प्रेमचंद की पहली कहानियों की किताब सोजे वतन पर। कुछ स्लाइड्स होंगे उससे जुड़े हुए जो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं बात शुरू करूं प्रेमचंद के आरंभिक लेखन के महत्व से। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब आप ही की तरह हम जब एमए के छात्र थे और बीए में हमने स्पेशल पेपर के रूप में प्रेमचंद को पढ़ा था। हम लोग क्या था, मैं 8 पेपर थे बीए में, उसमें से 1 पेपर प्रेमचंद को रखा था। जब एमए में आए तो हमारे एक उस्ताद ने हमसे पूछा कि अच्छा बताओ, प्रेमचंद को पढ़ के आए हो, प्रेमचंद की पहली रचना कौन सी? कोई सब पता है? कहा कि सर नहीं जानते हैं। फिर पूछा अच्छा बताओ प्रेमचंद की पहली कहानी कौन है? वो झटके से बोले सोजे वतन। उन्होंने कहा ये तो किताब है, इस नाम से तो कोई कहानी नहीं है। तीसरा सवाल उन्होंने किया अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि प्रेमचंद की पहली हिंदी रचना कौन? ये पता था हमें कि प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए थे, लेकिन उनकी पहली हिंदी रचना कौन है? कहा बड़े घर की बेटी। मैं फिर से मुस्कुराया और लग गया उस समय की निशाना चूक गया। एक स्पेशल पेपर के रूप में प्रेमचंद को पढ़ लिया और ये भी नहीं पता कि प्रेमचंद की पहली रचना कौन है, प्रेमचंद की पहली हिंदी रचना कौन है। अब कह सकते हैं कि पहला पहली क्या है, ये पहेली। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि हम आप जो अकादमिक दुनिया में हैं और जिनसे प्रेमचंद के बारे में कुछ बेहतर समझदारी की मांग की जाती है, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि एक ऐसे लेखक के रूप में जो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का सिरमौर लेखक है, हम कुछ न्यूनतम और ठोस चीजें तो जरूर जाने। लेकिन मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि प्रेमचंद पर बात करने की जितनी सुविधाएं हैं, संकट भी उतने ही अधिक हैं। हिंदी की आलोचना ने, उर्दू की आलोचना ने, हमारा जो हिंदी उर्दू समाज है, इस समाज ने प्रेमचंद के समूचे लेखन को मोटे तौर पे 3 भागों में बांट करके रखा है। पहला भाग शुरुआती दौर से लेकर के 1915-17 तक का, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये आदर्शवादी है, हृदय परिवर्तन का है, रोमानी है, भावुक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की गर्मपंथी राजनीति से प्रभावित है। दूसरा खंड 15-17 से लेकर के 1930-32 तक का, जिसके लिए कहा जाता है कि ये गांधीवादी विचारधारा से, गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है और सुधारवादी मूलतः, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है, बहुत चर्चित शब्द है जिसके लिए। और तीसरा जो खंड कहा जाता है वो 30-32 से लेकर के उनके निधन तक 36 तक का, और जिसके लिए कहा जाता है कि ये यथार्थवादी है। और कतिपय आलोचकों ने इस पर मार्क्सवाद की विचारधारा का प्रभाव भी स्वीकारा है कि प्रेमचंद की जो वर्गीय चेतनाएं इस दौर की रचनाओं में उभर करके आती है, कफन है, महाजनी तहजीब है, आदि आदि, तो ये कहीं ना कहीं इस पर मार्क्सवाद और जो वामपंथी चेतना उस समय भारत में आकार ले रही है, जन्म ले रही है, उससे लगाव इसका है। मित्रों, इन विभाजनों ने प्रेमचंद को समझने में जितनी सहायता पहुंचाई है, आवाज जा रही होगी मेरी? इन विभाजनों ने जितनी सहायता प्रेमचंद को समझने में पहुंचाई है, उससे ज्यादा नुकसान किया है। नुकसान इस अर्थ में कि हम भूल जाते हैं। मैं एक उदाहरण देकर के अपनी बात को संपुष्ट करने की कोशिश करूं। प्रेमचंद के आरंभिक लेखन के बारे में जब कहते हैं कि वो सुधारवादी है या हृदय परिवर्तन का है, तो प्रायः हम बात करते हैं बड़े घर की बेटी, हम बात करते हैं नमक का दरोगा, हम कहते हैं कि प्रेमचंद एक ऐसे लेखक थे जो अपनी रचनाओं से घर को बचाना चाहते थे। हम भूल जाते हैं कि 1905 में 25 वर्षीय उस युवक ने एक लेख लिखा था, खानदानी मुश्तरका। ये लेख छपा था आवाज़-ए खल्क, ये पत्रिका निकलती थी बनारस से। और इस लेख में प्रेमचंद लिखते हैं, खानदानी मुश्तरका का अर्थ हुआ
संयुक्त परिवार। प्रेमचंद लिखते हैं कि संयुक्त परिवार एक बीमारी है। प्रेमचंद लिखते हैं इस लेख में, कोई हुआ लिखता है ये कि संयुक्त परिवार काहिली को जन्म देता है, ये कला को जन्म देता है, इससे जितनी जल्दी हो मुक्ति पाले वो अच्छा है। तो ये प्रेमचंद जो कहानियों से कोई और बात कर रहा है, एक प्रेमचंद जो अपने लेखों से कोई और बात कर रहा है। किसे सच्चा प्रेमचंद कहें, किसे प्रामाणिक प्रेमचंद कहें, या अपने जो हमारे निर्धारित हमारे जो निष्कर्ष है उन निष्कर्षों को फिर से कसे, फिर से परखे, देखे कि नहीं कुछ चीजों को एक मूल्य निर्णय की प्रक्रिया में हम आसानी का रास्ता हम न तलाशें। हिंदी के आलोचकों ने प्रेमचंद के इस दौर के लेखन को, खासतौर से जब वे उर्दू में लिख रहे थे, और उर्दू में लिख रहे थे अर्थात 1901 से लेकर के 1914, उनकी पहली रचना 1903 में आई थी, ओलिवर क्रॉमवेल नाम का वो लेख था। 1903 से ही उनका पहला उर्दू उपन्यास असरार माबिद छपना शुरू हुआ। 1905 तक छपा था, वो अधूरा ही रहा, और जो अधूरा उपन्यास रहा उसकी भी पूरी किस्तें उपलब्ध नहीं है। और वहां से लेकर के 1914 का काल, जब उनकी पहली हिंदी कहानी छपती है, परीक्षा, गणेशंकर विद्यार्थी के संपादन में निकलने वाली पत्रिका साप्ताहिक प्रताप के विजयादशमी अंक में। ये 3 से लेकर के 14 तक का समय है, और 15 में उनकी चर्चित कहानी आती है, सौत, सरस्वती में छपती है। इस बीच 3 से लेकर 14 के बीच में उनकी हिंदी की एकमात्र रचना मिलती है, और वह रचना है 1907 में प्रकाशित उनका पहला हिंदी उपन्यास प्रेमा। बहुत लोग नहीं जानते हैं सूचना। आप सिर्फ इसी से अनुभव कर सकते हैं, ईमानदारी से इस बात को ये स्वीकार कर, यदि हम जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो स्वीकार करें कि क्या माहौल बना करके रखा गया है हिंदी आलोचना में, कि ये सूचनाएं, ये जो मामूली सूचनाएं हैं, वे सूचनाएं भी हम तक नहीं पहुंचे। हम मानते हैं, बहुत दिनों तक हमने कहा ना कि बहुत दिनों तक मानते आ रहे थे कि सेवा सदन प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास है। क्यों होता है ऐसा? इसलिए मेरी समझ ये कहती है कि प्रेमचंद को अपनी सुविधा के हिसाब से किसी खास खांचे में बिठा दें, कुछ रचनाओं को चुन लें और उन रचनाओं की व्याख्या के जरिए उनका मनमाना पाठ करें, और इस तरह पाठ करें कि उसी दौर की, उससे विपरीत विचार की लगने वाली या उससे भिन्न विचार की लगने वाली रचनाएं छोड़ दी जाएं, उनका मूल्यांकन न हो। ये राजनीति, हिंदी में आलोचना में जो राजनीति चली है, जो खेमेबंदी राजनीति, सबसे अधिक नुकसान उसमें प्रेमचंद का किया है, प्रेमचंद के आरंभिक लेखन का किया है। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि जो प्रेमचंद आपके सामने माधुरी का प्रेमचंद है, माधुरी का संपादक, मर्यादा का संपादक, जागरण का संपादक, हंस का संपादक, इस प्रेमचंद, संपादक प्रेमचंद की वास्तविक तैयारी, उनका वास्तविक प्रशिक्षण तो कानपुर में 1905 से 1908 के बीच मुंशी दयानंद निगम की पत्रिका जमाना, उससे जुड़कर की हो गई थी। लेकिन अब जब आप हिंदी के बड़े पत्रकार प्रेमचंद या संपादक प्रेमचंद की बात करते हैं तो उसमें जमाना का कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा। क्या सीखा उन्होंने मुंशी दयानंद निगम से? आप प्रेमचंद के पत्रों को 1910, 1912 से लेकर के बाद आगे तक के पत्रों को पढ़े तो उसमें कई बार जमाना का संदर्भ मिलेगा, और वे मुंशी दयानंद निगम से ये बहस करते हुए मिलेंगे प्रेमचंद कि जमाना का अभी जो चाल चलन है वो सही नहीं है, जमाना में जो चीजें छप करके आ रही है वो सही नहीं है, हमको जमाना को किसी इस पत्रिका के ढंग में नहीं निकालना, इस पत्रिका के ढंग में नहीं निकालना, हमको जमाना को पॉलिटिकल पर्चा बनाना, एक ऐसा पर्चा बनाना है जिसमें भारत का समाज झांके। हमको अकबर की शायरी पे 10 पेज खर्च नहीं करने हैं, हमको ऐसे लेखों को जगह देनी है जो देश प्रेम की भावना को उभारे। ये प्रेमचंद का मित्रों ने कहा कि जो
अलग अलग खंड में, इसको कहते हैं खंड खंड पाखंड, इसके जरिए जो प्रेमचंद को देखने की कोशिश की जाती है। यह एक ऐसे प्रेमचंद की तलाश की प्रक्रिया है जिसमें प्रेमचंद को उनके जड़ से ही काट दिया जाता है। हम बात करते हैं कफन के प्रेमचंद की, हम बात करते हैं रूस की रात के प्रेमचंद की, हम बात करते हैं ईदगाह के प्रेमचंद की, हम बात करते हैं महाजनी तहजीब के प्रेमचंद की। महाजनी तहजीब की बात आ गई, हम आप जानते हैं 1936 का लेख है ये। मैं फिर 1905 का उल्लेख करूंगा। 1905 में और 1904 में प्रेमचंद के दोनों साल में एक एक लेख छपे। एक लेख का शीर्षक है देसी अशिया को क्यों कर फरोग हो सकता है। ये जमाना में छपा था लेख। इसका माने है कि देशी व्यापार को कैसे प्रगति हो सकती है। और दूसरा लेख छपा था 1905 में, वो था स्वदेशी तहरीक, स्वदेशी आंदोलन। ये दो ऐसे लेख हैं, जब आप देसी अशिया को क्यों कर फरोग हो सकता है इस लेख को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बातें 1936 में प्रेमचंद महाजनी तहजीब में कह रहे हैं उसके मूल तो 1905 में मौजूद है। प्रेमचंद कहते हैं कि देसी व्यापार की उन्नति कैसे हो। वे कहते हैं कि देशी व्यापार की उन्नति तब तक नहीं हो सकती है जब तक विदेशी चीजों का रिवाज बंद न किया जाए। और विदेशी चीजों का रिवाज बंद कौन करेंगे? जो समाज का पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता तबका है। जो उपभोक्ता की संस्कृति है, जो बाजार की संस्कृति है, पहले समाज के उच्च वर्ग को, प्रभु वर्ग को प्रभावित करती है और वे चीजें फिर छन छन करके नीचे तक आती। लेकिन हमने तो आरंभिक लेखन को महज आदर्शवादी मान करके, महज सुधारवादी मान करके, महज हमारी मान करके उसे पढ़ना भी, उससे गुजरना भी जरूरी नहीं समझा है। मित्रों, आवश्यकता इस बात की है कि प्रेमचंद के आरंभिक लेखन को पर्याप्त गंभीरता से देखा जाए और कफन के प्रेमचंद को एक अकस्मात, एक अचानक हुई घटना के रूप में न माना जाए, बल्कि उसकी जड़ उस परंपरा में या उस लीक पर तलाशी जाए जो 1903 में ओलिवर क्रॉमवेल और असरारे मागिद के साथ शुरू हुई। मैं बात शुरू करूंगा असरारे मागिद से। ये 1903 में उनका पहला उपन्यास किस्तों में छपना शुरू हुआ था। असरारे माबिद, माबिद मतलब इबादत, जहां इबादत की जाए। असरार मतलब रहस्य। अमृत राय ने इसका अनुवाद किया है देवस्थान रहस्य के नाम से। मैं संक्षेप में उसकी कथा वस्तु आपसे साझा कर लूं, क्योंकि पूरा उपन्यास उपलब्ध भी नहीं है। जो 5 दृश्य जो उपलब्ध है उसमें 5 दृश्य हम लोग के सामने है। उसमें पहला दृश्य ये है कि एक मंदिर है, मंदिर में महंत है, महंत का मित्र स्वामी है और एक नर्तकी है। नर्तकी का नाम सरस्वती है। महंत और स्वामी इस बात पे भिड़ते हैं कि सरस्वती के साथ शारीरिक संबंध पहले कौन बनाए या उसके साथ पहले कौन आए। तो ये आप सोच के भी सिहर जाइए कि यदि आज कोई लेखक अपनी किसी स्त्री अपने उपन्यास में सरस्वती नाम रख दे तो उसके साथ क्या हो जाएगा। प्रेमचंद लिखते हैं मंदिर व्यभिचार के अड्डे हैं। ये प्रेमचंद को कहने में 1903 में ही कोई संकोच नहीं होता। और जो शिवरात्रि का दिन है, गांव की औरतें मंदिर की ओर आ रही हैं। हम आप जानते हैं कि प्रेमचंद के लेखन की जो सबसे बड़ी ताकत जो मैं मानता हूं वह उनके स्त्री पात्र है। असरारे मागिद को इस दृष्टि से आज तक नहीं देखा गया कि उसमें जो स्त्रियां मौजूद हैं वे कैसी हैं, किस तरह से अपनी बात कर रही हैं, किस तरह से अपनी बात रख रही हैं। एक उदाहरण हम वहां से जोड़ देना चाहेंगे कि शिवरात्रि का मौका है, रात का समय है और औरतें घर से निकली हैं, मंदिर को जा रही हैं और गीत गा रही हैं। तो गीत कोई भोला हुआ का नहीं। गीत की पंक्तियां क्या है जब सुनेंगे। झंझरे गरुआ
गंगा जल पानी, अरे पानी न पिए धरे मोरे बहिया, मोरा सैया धरे में, माफ कीजिएगा, झंझरे गरौआ गंगा जल पानी, अरे पानी न पिए धरे मोरी बहिया, मोरा सैया घरे आए रतिया, चुन चुन कलिया मैं सेज बिछाऊं, सेज न सोवे धरे मोरी बहिया, मोरा सैया घरे आए।